हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग भाई। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से यहाँ पर चैनल पे। इस बार हमारे साथ जुड़ चुकी है जनवरी 25 अटेम्प्ट सीए इंटरमीडिएट की AIR 12 विधि तलाटी। कैसे हो विधि? एकदम मजे में। तो आज हम लोग यहाँ पर उनसे जानने वाले हैं कि कैसे उन्होंने सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स को अप्रोच किया, कैसे उन्होंने किस स्ट्रेटेजी के साथ इस सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर किया, 6 पेपर्स को कैसे उन्होंने अच्छे से रीड किया, जिससे कि बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी कुछ हेल्प मिल पाए, उनको भी कुछ आसानी से इसको क्रैक करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल पाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसिक चीजों से। पहले तो ये बताइए विधि कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सीए इंटरमीडिएट का, स्टडी एक्सपीरियंस। सीए इंटर देख के इतना तो पता चल गया, सीए इजी नहीं है भाई। ये तो आसानी से बिल्कुल सही है। आसानी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। बट हाँ, अगर कंसिस्टेंसी है, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप सीए बन सकते हो। करेक्ट, ये तो बहुत सही बात है। अगर आप लोग लाइटली ले रहे हो कि नहीं यार सीए को आसानी से हम लोग क्रैक कर पाएंगे, वो तो होने नहीं वाला, राइट। तो हाँ जी, सीए बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो उसी चीज को जानते हैं, आइए कि सबसे पहले बेसिक शुरुआत जो बहुत ही सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि कितना टाइम स्टडी करना पड़ेगा, कितना टाइम आपको एक दिन में अलोकेट करना पड़ेगा। हालांकि वो भी मैं समझता हूँ कि भाई उसके लिए भी बाइफर्केशन चाहिए होगा। करेक्ट, कि जब आपका स्टडी पीरियड चल रहा हो, रीडिंग वेकेशन वाला, तब कितना टाइम अलोकेट करना है, और जब आप क्लासेस कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, तब आपको कितना टाइम अलोकेट करना चाहिए। सो बेसिक से शुरुआत करते हैं। जब मेरा स्टडी पीरियड चल रहा था, तब तो मेरा टाइमिंग 8 आवर्स, अराउंड 8 आवर्स होता था स्टडी पीरियड। उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ती थी। और 8 आवर्स अगर बैठूं तो मतलब दैट्स गॉट टू बी इफेक्टिव। उससे ज्यादा नहीं बैठती थी मैं। और अगर 8 आवर्स बैठी हूँ तो उसमें 8 आवर्स का आउटपुट भी देती थी। ऐसे ही पकड़ के बैठी नहीं रहती। दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे मिथ्स ऐसे चल रहे हैं मार्केट में कि यार अगर तुमको सीए एग्जाम्स को क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो यू नीड टू स्टडी एटलीस्ट 14-15 आवर्स अ डे, या तो फिर 12-13 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं पड़ा आपको। नहीं, सी द थिंग इज कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपका ग्राफ ऐसे जा रहा है तो आफ्टर 2 डेज तुम लोग 14-15 आवर्स पढ़ लोगे। बट देन आफ्टर आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। एक टाइम पीरियड आता है जिसके बाद हो जाता है कि अब नहीं हो सकता है यार। 15 डेज 15 आवर्स अगर आपने पढ़ लिया तो 2 या 3 दिन आप पढ़ पाओगे। उसके बाद वापस आ जाएगा एक वीक का गैप कि अब नहीं पढ़ना है, अभी थोड़ा मस्ती करते हैं, मूवी देखते हैं, सीरीज देखते हैं, ब्रेक लेते हैं। तो वैसे नहीं होता। कीप इट कंसिस्टेंट। अगर ग्राफ ऐसे जाएगा, रेगुलरली आप पढ़ते रहोगे, तो फिर 14-15 आवर्स की जरूरत ही नहीं है। अपनी लाइफ भी एंजॉय कर सकते हो और सीए इंटर भी क्लियर हो सकता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये चीज सबको ध्यान में रखनी चाहिए भाई कि इट्स नॉट अबाउट गिविंग अप 13-14-15 आवर्स डे। उससे क्या होगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा माइंड, बिल्कुल सही है। तो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि पढ़ना भी है लेकिन साथ साथ में माइंड को रिफ्रेश भी रखना है। करेक्ट। या ये तो वेकेशन के टाइम की बात हो गई कि जब आपका रीडिंग वेकेशन था, उस समय पे आप 8 घंटे दे पाती थी। हाउ अबाउट योर क्लासेस? सबसे पहले तो आपने कहाँ से ये क्लासेस किया है, सीए इंटरमीडिएट की स्टडीज कहाँ से की? मैंने आईसीआई अहमदाबाद ब्रांच से इंटरमीडिएट की क्लासेस किए हैं। और वहाँ पे हमारा टाइमिंग होता था फ्रॉम 8 to 6। और हमारा क्लासेस Okay. बहुत अच्छा था। वहाँ पे टीचिंग भी बढ़िया था। और 8 to 6 का क्लासेस रहता तो पूरा दिन मेरा ऑलमोस्ट वहीं पे ऑक्यूपाइड रहती थी। बट क्योंकि क्लासेस थे, बट साथ साथ में आपको पढ़ना भी पड़ता है। क्लास में एक बार हो गया फिर रिवाइज भी करना पड़ता है घर पे, वरना सब वाइप आउट हो जाता है। करेक्ट। तो इसलिए मैं घर पे आके थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करती थी। मैं मैनेज करती थी कि सुबह 1 आवर अराउंड मैं पढ़ती थी और फिर क्लासेस जाती थी। एंड आफ्टर कमिंग बैक होम आई यूज टू स्टडी अबाउट 1.5 to 2 आवर्स एज वेल, ताकि पूरे दिन में जो क्लासेस में हुआ है वो रिवाइज भी हो जाए। क्योंकि साथ साथ में रिवाइज होगा तो ही वो चीज आपके दिमाग में रहेगी, रिमाइंडेड रहेगी। ताकि स्टडी पीरियड जब आता है तब आप उसको रिवाइज कर पाओ अच्छे से। ओके, दैट्स पॉइंट टू बी नोटेड भाई कि 8 से 6 का क्लासेस होता था, सुबह 8 से शाम के 6 का। स्टिल बिफोर गोइंग टू द क्लास आप पहले 1 घंटे पढ़ के जाती थी। ओके, व्हाट, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू ट्रैवल फ्रॉम योर होम टू द क्लासेस? द डिस्टेंस वाज अराउंड 12.5 to 13 kilometers। मतलब टाइम तो कितना लगेगा अप्रोक्सीमेटली? 25 to 30 minutes। सो हाफ एन आवर पकड़ के चले, मतलब 7:30 को तो आपको निकलना पड़े। अगर आप उठते हो तो तैयार होने में, नहा धो के सब कुछ, ब्रेकफास्ट लेने में अराउंड दूसरा आधा घंटा हम गिन सकते हैं, राइट। सो अराउंड उससे भी पहले 1 घंटे आप पढ़ते थे, मतलब कैन यू सी के कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन देखिए भाई। 6 बजे उठ के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। या हाँ, मैंने बस कैलकुलेशन किया है कि 6 बजे के अराउंड आपको उठना पड़ेगा। 1 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बाकी का टाइम आप रिफ्रेशमेंट्स में लगा दो, आप फ्रेश हो जाओ, आप रेडी हो जाओ, और उसके बाद आप क्लासेस पे पहुंच जाओ।
वापस पूरा दिन पढ़ो और उसके बाद घर पे आके फिर से 1.5-2 घंटे का स्टडी, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का एक स्टडी। डेढ़ तो वो 1-1.5-2 घंटे आप जो भी पढ़ते थे, या सुबह 1 घंटे पढ़ते थे, उसमें आपका टारगेट क्या रहता था, क्या कवर करते थे? आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट था जिसको आप फोकस करते थे, या किस प्रकार से आप उसको यूटिलाइज करते थे टाइम को? उसमें क्या था कि मुझे ऑडिट और लॉ वो थियोरी सब्जेक्ट्स है, तो हर सीए स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम होती है कि वो याद रखना पड़ता है एंड ऑल। सो आई यूज टू ट्राई कि सुबह का जो 1 घंटा है मैं उन दो थियोरी सब्जेक्ट्स में दूं, ताकि फ्रेश माइंड से वो कंसेप्ट्स है, वो प्रोविजन है, वो लैंग्वेज है, वो याद रह जाए। आफ्टर कमिंग बैक होम जो जो भी क्लासेस में हुआ था वो मैं सिर्फ रिवाइज करती थी और कुछ नया नहीं करती थी। जो क्लासेस में हुआ है पूरे दिन में, जो जो भी लेक्चर्स थे, उस लेक्चर के दौरान क्या करवाया गया वो रिवाइज करती थी। कुछ सम्स गिनवाए हैं तो उसे वापस एक बार घर पे आके गिनती थी, ताकि पता चले कि मुझे कितना आता है अब, और कंसेप्ट रिवाइज करती। दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग अगेन, कि क्लासेस में क्या होता है ना, जनरली जब फैकल्टीज हमें पढ़ाते हैं तो हमारा माइंड कुछ खुद से नहीं सोच रहा होता। हाँ वही। फैकल्टीज जैसे हमें समझा रहे हैं, हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में जा रहा है, सो वी आर नॉट थिंकिंग। हमें लगता है कि हमें सब कुछ आ गया, बट इट्स नॉट द केस एक्चुअली। हमें नहीं आया, हमें सिखाया गया है। हमें आया कि नहीं वो हमें वापस एक बार घर पे आके पढ़ के पढ़ना या उसको कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा, राइट? हम्म। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही अप्रोच है कि आपको घर पे आके भी वापस से पढ़ना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। चलो, उसके बाद आगे हमें कुछ और चीजें भी आपसे जाननी है, जैसे कि आपका फेवरेट स्टडी टाइम कौन सा था? मतलब कुछ लोग होते हैं जो रात रात भर जाग के पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सुबह सुबह पढ़ते हैं और दोपहर को सो जाते हैं। सो बेसिकली आपका स्टडी टाइम क्या था? आपका एक टाइम टेबल क्या था, एक रूटीन क्या था? मैं टाइम टेबल तो नहीं पूछूंगा बिकॉज सबका अलग अलग होता है, आई अंडरस्टैंड, बट आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि भाई रूटीन क्या था, कुछ बेसिक कंसेप्ट क्या थे जब आप पढ़ाई करने बैठते थे? जैसे मैं पढ़ाई, जब मेरा स्टडी वेकेशन हुआ, जब मेरे क्लासेस कंप्लीट हो गए, तो सबसे पहले तो मैंने एक गोल बना के रखा था कि बेसिक टाइम पीरियड, टाइम टेबल बनाते हो तो वो कभी फॉलो नहीं होता, वो सबको पता है। तो एक बेसिक गोल्स होते हैं, बट कि इतने टाइम पीरियड, जैसे कि कुछ महीने हैं तो 3 महीने हैं तो उसमें इतना रिवीजन कंप्लीट करना है, फिर इतनी बार रिवीजन करना है, तो ऐसे बेसिक बड़ा वाला टाइम अलोकेशन मैंने करके रखा था। और उसके बाद रोज सुबह उठ के मैं सोचती थी कि अभी ये टारगेट मुझे कंप्लीट करना है, शॉर्ट टर्म गोल, तो अभी आज मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो ऐसे मैं टाइम टेबल बनाती थी, ऐसा कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था मेरा। बट स्टिल आपका स्टडी टाइम पीरियड फेवरेट वाला कौन सा था? यू वर मॉर्निंग पर्सन, यू वर इवनिंग पर्सन, यू वर नाइट पर्सन, आफ्टरनून पर्सन, किस हिसाब से? आई वॉज अ मॉर्निंग पर्सन। मैं रोज सुबह अराउंड 6-6:30 उठ जाती थी ड्यूरिंग द स्टडी पीरियड, और फिर मैं पढ़ने बैठ जाती थी अराउंड 7:38। और वहां से लेकर बीच में ब्रेकफास्ट का ब्रेक आता है, फिर लंच का ब्रेक आता है, वैसे करके अराउंड 6 o'clock तक मेरे 8 hours में कंप्लीट कर लेती थी। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ध्यान रखी थी वो ये थी कि 2 to 5 में मैं एकदम एक्टिव रहती थी, बिकॉज वो था हमारा एग्जाम का टाइमिंग। अभी अगर आप ऐसा करते हो, कई लोगों को आदत होती है कि वो रात को पढ़ते हो और दोपहर में सो जाते हैं, तो मैं वो अवॉइड करती थी। बिकॉज क्या होता है, जब आप दोपहर में सो जाते हो तो 2 to 5 में आपका माइंड जो सेट हो गया होता है कि ये टाइम पीरियड है, अभी ड्राउजी हो गया माइंड या स्लीपी हो गया, आप सो ही गए। तो उस टाइम पीरियड में फिर जब एग्जाम्स का टाइम आता है तब आपका माइंड भी उसी डायरेक्शन में सोचता है। सो व्हाट आई यूज्ड टू टेक केयर इज 2 to 5 में मेरा माइंड एकदम एक्टिव रहे, ताकि ड्यूरिंग द एग्जाम्स भी मेरा माइंड उसी माइंडसेट में हो कि अभी एक्टिव रहना है और अच्छे से पेपर को समझ सकूं, लिख सकूं। तो उसके लिए उसका मैंने ध्यान रखा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए, आई गेस। रियली अप्रिशिएटेड कि सर ये 2 से 5 का जो टाइम पीरियड होता है ना, वो आपका वॉर का टाइम है। हाँ, आईसीए का एग्जाम वॉर से कम नहीं है भाई, और वहां पर जाके आपको 2 से 5 में ही लड़ाई लड़नी है। तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई ये टाइम में तू कभी थक नहीं सकता, ये टाइम में तू कभी सो नहीं सकता, सही। है ना? तो ये बिल्कुल सही है। आपको ये अप्रोच आई थिंक डेफिनेटली ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो, कि हमेशा इट्स नॉट ओनली अबाउट इन द एग्जाम टाइम, इट्स नॉट ओनली अबाउट बिफोर एग्जाम टाइम ओनली 10-15 days, कंसिस्टेंटली ये चीज फॉलो करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए ऑफ कोर्स। तो मतलब आपने स्टडी टाइम में पूरे टाइम दोपहर में नहीं सोए, या एग्जाम के अगले 10-15 दिन ऐसा ही कुछ? नहीं, पूरा टाइम मैंने स्टडी पीरियड 2 to 5 में एक्टिव ही रखा है माइंड को। सो दैट्स इंटरेस्टिंग। कंसिस्टेंटली उन्होंने माइंड को ट्रेन किया था कि नहीं सर, 2 से 5 में आई वांट अ हाइपर एक्टिव माइंड, जहां पर मेरा फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, राइट? दैट्स एब्सोल्युटली इंटरेस्टिंग, वेरी गुड पॉइंट, थैंक यू सो मच। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का काफी हेल्प हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा स्टूडेंट्स का एक बेसिक चीज होता है कि जनरली सीए स्टूडेंट्स का ना एक एक या दो फेवरेट सब्जेक्ट होता है।
जिसके ऊपर स्टूडेंट्स ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और ऑब्वियसली जैसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, वैसे ही एक ऐसा एनिमी सब्जेक्ट भी होता है हर एक स्टूडेंट का, जिसको देख के ही उनको लगता है स्टूडेंट्स को कि यार इसको तो नहीं पढ़ना भाई, इसको तो देख लेंगे लास्ट में। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ? व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट एंड व्हाट इज योर एनिमी सब्जेक्ट? वेल आई वुड से मैंने कोई फेवरेट सब्जेक्ट रखा ही नहीं है, फेवरेटिज्म करना ही नहीं है सब्जेक्ट्स में। क्या होता है जब भी आप कोई फेवरेट सब्जेक्ट रखते हो, फॉर एग्जांपल मोस्टली सब लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइक कॉस्टिंग है, अकाउंट्स है। तो वो लोग क्या करेंगे, पूरा दिन, जब फेवरेट सब्जेक्ट है पूरा दिन वही गिनेंगे। थियोरी सब्जेक्ट्स है जैसे कि लॉ है, ऑडिट है, उसमें हम लोगों का ध्यान नहीं होता। तो जब आप फेवरेट करते हो तो उसी सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान होता है, और जब ऐसे दिमाग में माइंड सेट हो जाता है, फिर ये फेवरेट है, ये आता है, ये एनिमे, ये नहीं आता, तो फिर जो एनिमी सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप ध्यान ही नहीं दे पाते। तो फ्रॉम द डे वन इट वाज वेरी क्लियर कि ऑल द 6 सब्जेक्ट्स, ऑल द 6 पेपर्स आर स्ट्रेट टू द लाइन। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ये फेवरेट है, ये एनिमी है, सबको इक्वल फुटिंग पे रखो ताकि सबके इक्वल ध्यान दे पाओ आप। फेवरेटिज्म करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा उतना। एब्सोल्युटली करेक्ट भाई। 6 सब्जेक्ट्स है, 6 पेपर्स है उससे, सब्जेक्ट से ज्यादा 6 पेपर्स है, और 6 के 6 पेपर्स का 100 मार्क का वेटेज है। तो मतलब अगर आपको इंटर पास होना है तो डेफिनेटली सारे पेपर्स को क्लियर करना ही पड़ेगा। तो दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि सर आप फेवरेटिज्म नहीं ला सकते इधर, किसी भी सब्जेक्ट को एनिमी सब्जेक्ट नहीं बना सकते, किसी भी पेपर को एनिमी पेपर नहीं बना सकते, सबके साथ अच्छे से बना के रखना पड़ेगा, राइट, ताकि वो आपको मदद कर पाए जब आपको जरूरत हो। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। अच्छा, कुछ और चीजें जाननी थी, जैसे आपने किस प्रकार से इसको अप्रोच किया जितना भी टाइम था, कि कितने टाइम आपका हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन हुआ, या आपने राइटिंग प्रैक्टिस किया था, या फिर किस प्रकार से राइटिंग प्रैक्टिस किया, तो कौन से पेपर्स को सॉल्व किया, कौन से मटेरियल को आपने चूज किया, राइट, कोई प्राइवेट पब्लिकेशंस को आपने सेलेक्ट किया कि नहीं? तो ये सब चीजें भी हमें बताइए, ताकि सब लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस मिल पाए कि भाई कौन सा मटेरियल उनको रेफर करना चाहिए, किस प्रकार से प्रिपरेशन करना चाहिए। जब मेरा क्लासेस चल रहा था तो क्लासेस के साथ साथ ही मैंने रिवीजन करके मेरा इनिशियल जो कंप्लीशन है कोर्स का, फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम रीडिंग वो मैंने कंप्लीट कर लिया था पूरा कोर्स का विद द क्लासेस। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। मतलब क्लासेस का खत्म हुआ, पढ़ाई साथ साथ में मेरा भी, साथ में आपका भी हो गया था। ओके, तो स्टडी टाइम आपका सिर्फ रिवीजन था? हाँ मेरा पूरा स्टडी टाइम सिर्फ रिवीजन। ओके। मैंने रिवाइज किया ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स। एक्चुअली माई की इज कि मैं जितना रिवाइज करती हूँ उतना ज्यादा वो दिमाग पे एक कहावत है कि दिमाग, गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि मगज पर जितना हथौड़ा पड़े ना એટલું जल्दी ये एंग्रेव થઈ જાય એની અંદર। मीनिंग जितनी बार एक ही चीज आपके दिमाग पे पढ़ करेगी तो वो एंग्रेव हो जाती है, आपके दिमाग में छप जाती है कि अब इसे भूल ही नहीं सकते। सो दैट वाज माय की। मैंने 6 to 7 टाइम्स रिवीजन किया है, प्लस मैंने सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मटेरियल पे ही फोकस किया है और कोई थर्ड पार्टी पब्लिकेशंस नहीं यूज की है। फर्दर मैंने सॉल्व किया था आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज जो आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है। पास्ट ऑलमोस्ट 5 अटेम्प्ट्स के मैंने सॉल्व किए थे। पिछले 5 अटेम्प्ट। और साथ साथ में मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी की है टू एंश्योर कि 3 आवर्स में मेरा पेपर कंप्लीट हो। मुझे पता चले कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस में मुझे ज्यादा टाइम लगता है, टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है 3 आवर्स के एग्जाम में। तो उसके लिए भी मैंने पेपर सॉल्व किए, राइटिंग प्रैक्टिस की है। और जब जब मैं पेपर सॉल्व करती थी मैंने एक चीज ध्यान रखी थी कि वो पेपर में कुछ अच्छे पॉइंट्स होते हैं, कुछ अच्छे सम्स होते हैं, कुछ अच्छे केस स्टडीज होते हैं, तो उसे मैं टिक करके रखती थी ताकि वापस जब मैं रिवाइज करूँ वो चीज को, मैं साथ साथ में पेपर्स भी देखती थी। तो वो जो अच्छे पॉइंट है कुछ क्वेश्चन के, या कुछ पूरे क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं, वो जो टिक किए हुए वो भी मैं वापस रिवाइज करती थी, सो दैट टू एंश्योर कि वो जो पॉइंट्स, नए पॉइंट्स आईसीआई ने पूछे हैं पास्ट पेपर्स में, वो मेरे दिमाग में रहे। तो बिफोर द एग्जाम एज वेल मैं ये पेपर सब रिवाइज करके गई थी ताकि वो पॉइंट्स भी मेरे दिमाग में रहे। दैट्स इंटरेस्टिंग अगेन। मतलब पहली बार जब आपने सॉल्व किया तो पूरा पेपर सॉल्व, हाँ पूरा सब कुछ पढ़ा, और जब दूसरी बार आप रिवीजन पे गए तब आपने सिर्फ वही चीज किया जो फर्स्ट टाइम आपको करते हुए इंपॉर्टेंट लगा था, आपने टिक कर लिया था। सो दैट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, जिससे आपका स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा टाइम सेव हो सकता है। वापस से आप जब दूसरी बार करो, आपको वही चीजें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है जो आपको ऑलरेडी आती है। करेक्ट। सो ऑलवेज फोकस ऑन द थिंग्स व्हिच विल गिव यू रिटर्न फॉर द टाइम इन्वेस्टमेंट। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, अगेन बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट मोमेंट रिवीजन, एग्जाम के अगले दिन, जो आपका 1.5 दिन होता है करीब, राइट, अराउंड 1.5 डेज, राइट। तो वो जो कत्ल की रात होती है भाई,
उसमें आपने कैसे अप्रोच किया, हाउ डिड यू मैनेज योर स्टडीज इन दैट 1.5 डे? क्योंकि अक्सर ये होता है राइट कि जैसे खास करके इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के लिए तो बोलता है भाई इनकम टैक्स दरियो दे, गुजराती में आउच के सो उसको आपने कैसे खत्म किया 1.5 दिन में? हर एक सब्जेक्ट में आपने कैसे उसको खत्म किया? व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी फॉर द सेम? मैंने जब रिवीजन स्टार्ट किया था और जब पेपर सॉल्व किए तब मुझे आइडिया आ गया था कि कुछ टॉपिक्स है जो मुझे अच्छे से आते हैं, कुछ टॉपिक्स है जिसमें मुझे देर लगती है समझने में, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने। सो व्हाट आई ट्राई टू फोकस इज कि पहले जो टॉपिक्स मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, एग्जाम के 1 महीने पहले मैंने वो डिफिकल्ट टॉपिक्स को लेना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो मेरे दिमाग में रहे। नाउ बिफोर दैट 1.5 डेज टाइम पीरियड मैंने ट्राई किया कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूं, और उसके लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरी की पूरी मॉड्यूल रिवाइज करके जाओ। उस टाइम पे ऐसा होता है कि हेयर पॉइंट्स होते हैं, कोई लोग नोट्स भी बनाते हैं। मैंने अपनी मॉड्यूल में नोट्स बना के रखी थी जिसमें सिर्फ एक वर्ड मैं देखूं तो मुझे पूरा कंसेप्ट याद आ जाता है। सो दैट्स हाउ आई हैड प्लान फॉर माय 1.5 डेज कि एक वर्ड देख के मुझे पूरा कंसेप्ट याद आ जाए। तो उससे मैंने कंसाइज नोट्स भी बना के रखी थी थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स में ताकि मुझे याद रहे। एंड टॉकिंग अबाउट एफएमएसएम एंड टैक्सेशन पेपर 3 एंड पेपर 6 जिसमें 2 सब्जेक्ट है, तो कवर करना वो 1.5 डेज में लिटरली वेरी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली। तो मैंने ट्राई किया था कि लॉ का पेपर मैं देके आई घर पे, उसी दिन मैंने जीएसटी का फर्स्ट मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ओके ग्रेट, उसी सेम डे में Same मतलब day पे। 5 बजे पेपर खत्म हुआ, 6 बजे आप घर पे आए और और हाँ, अराउंड 2.5-3 आवर्स में मेरा फर्स्ट मॉड्यूल कंप्लीट हो गया था। अच्छा ओके It's because of the conciseness that I made in the module. And module 1 मुझे comparatively जीएसटी में इजी लगता था, तो उस टाइम पे मेरा स्टेट ऑफ माइंड था कि मैं पढ़ सकती हूँ उसे। और नेक्स्ट डे मैंने इनकम टैक्स रिवाइज किया और फिर वापस शाम को जीएसटी मॉड्यूल 2 किया। सो दैट्स हाउ आई प्लान कि कंसाइज करो पहले, बिकॉज सी टैक्सेशन एंड एफएमएसएम इज समथिंग व्हिच इज अ होल सी. Now you need to create rivers and streams out of it so that you can remember it. So that's how I plan. You divided it in tranches, right? Yeah. हर एक अलग अलग ट्रेंचेस में उसको डिवाइड कर दिया। अच्छा, वो ट्रेंचेस में डिवाइड आपने कैसे किया था? किस बेस पे किया था? आपको जो इजी लगे वो, या फिर किस प्रकार से? उसमें मैंने जो एनालिसिस किया था पास्ट पेपर्स और एमटीपी आरटीपी, आप जब इतना सारा सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आता है कि जनरली देयर आर सम टॉपिक्स जहाँ पे आईसीआई का वेटेज ज्यादा होता है। आईसीआई के फेवरेट टॉपिक। हाँ, आईसीआई के फेवरेट टॉपिक्स, तो जनरली वहाँ पे वेटेज ज्यादा होता है। सो आई ट्राई कि उस वेटेज के जो है उसे पहले रिवाइज करूं, एंड देन आफ्टर आई टुक ऑन द लीस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस। बट वो भी किए तो है बिकॉज सी हमारे टाइम में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि जो आईसीआई ने पहले कभी नहीं पूछे थे बट उस टाइम पे पूछ लिए। सो यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, but the thing is you can focus more on what's asked frequently. Correct. You can prepare for things which are already frequently asked. बाकी जो चीजें हैं नहीं, वो तो ऐसे हर एक अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ तो यहाँ लेके आता ही है। कुछ ना कुछ मतलब you can expect the unexpected with the ICAI. वो तो ठीक है, वो तो सही बात है, बिल्कुल सही है। The only thing constant in ICAI papers is change. The questions always change. The questions always change, the concepts always, मतलब concept वही रहेंगे, but हाँ, the way of asking correct, that changes, right? Absolutely correct. अच्छा, एक और चीज, ICAI ने बहुत सारे additional material भी वेबसाइट पे लगा के रखे, apart from the module PYQs, RTPs and MTPs, right? जैसे केस स्टडीज के कुछ मटेरियल है ऑनलाइन अवेलेबल, फिर स्निपलेट्स है, कुछ रिवीजन मटेरियल्स है जो बहुत सारे आईसीआई ने अपलोड करके रखे। तो क्या वो आपने पढ़े थे? क्या वो कुछ हेल्प कर सकते हैं इसमें? इट इज प्योरली एन एडिशनल थिंग व्हिच कैन बी डन ओनली इफ दिस थिंग्स आर कंप्लीटेड? मतलब प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द ऑर्डर? ऐसे बोलने जाओ तो इट्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर इज मॉड्यूल, कंप्लीट योर मॉड्यूल थॉरली। ठीक है, सबसे पहला आपको कंप्लीट करना है मॉड्यूल। ओके, firstly complete your module, then go after the MTPs, RTPs and PYQs that is available on ICAI's website. Right. Third one, if you are completed with all of this, then you can start with ICAI की website पे बहुत सारे MCQs और case studies भी available है. Right. If you log in into your portal, SSB portal and all, then you will find such website BOS portal, yeah. You will find such MCQs and case studies, तो वो भी आप solve कर सकते हो. एंड अभी नया जो आईसीआई ने निकाला है वो है मॉडल टेस्ट पेपर्स, जो हमारे अटेम्प्ट पे नहीं था, बट हाउएवर अभी अवेलेबल है, एंड दैट्स अ वेरी गुड बून आई वुड से कि आपको मॉडल टेस्ट पेपर्स भी सॉल्व करने को मिलता है. सो दिस इज हाउ द ऑर्डर शुड गो. ओके, सो फर्स्ट यू शुड गो विद द मॉड्यूल्स, राइट? First स्टडी complete मटेरियल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। वो अपनी भगवत गीता, बाइबल, कुरान जो भी बोलो, सबसे पहले वो है सर।
वो हॉली बुक है अगर आपको आईसीआई का एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है सर, मॉड्यूल पढ़ लिया, उसके बाद हम चले गए पीवाईक्यूज, एमटीपी एंड आरटीपी। ठीक है, तो वो हमने सॉल्व कर दिया, मतलब स्टडी मटेरियल से हमें नॉलेज लेना है और पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी से हमें उसको सॉल्व करने के तरीके, एप्लीकेशन सीखना है बेसिकली कि आईसीआई कैसे क्वेश्चंस पूछता है। मॉड्यूल पढ़ोगे तो आपको कंसेप्ट्स का आइडिया आ जाएगा। When you solve with MTPs, RTPs and PYQs, you get a knowledge कि ICI concepts को कैसे question में put on करता है, उसका testing कैसे होता है। Correct. So that's how you will get a knowledge about PYQ, MTP and RTP। और उसके बाद अगर आपको कुछ additional चीजें भी करनी है, then you can go with the website MCQs and case studies that are available. Absolutely, वो भी एक additional material के तौर पे आपको help कर सकता है, assist कर सकता है। In short, only ICAI issued material, nothing else. Purely ICAI. Go with nothing third party material, सिर्फ ICAI की वेबसाइट है, वही इनफ है आपको ICAI की एग्जाम। एंड इट सीम्स लॉजिकल एज वेल कि भाई सीधी सी बात है, अगर ICAI ने अपना मटेरियल इशू किया हुआ है, अगर ICAI कुछ एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लोग अपने मटेरियल्स में से ही कुछ पूछेंगे, बाहर से तो कुछ आने नहीं वाला। और अगर बाहर थर्ड पार्टी कोई मटेरियल बना भी रही है, तो उनका भी प्रेफरेंस क्या होगा, मतलब they will be also putting the concepts which are already in the study material, तो कुछ नया तो आने ही नहीं वाला। all they can do is put up some additional case study, क्योंकि जिसका कंसेप्ट तो वापस वही रहने वाला है जो स्टडी मटेरियल में है, राइट। तो हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, हम स्टूडेंट्स का ना एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आईसीआई मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है, 2 मॉक टेस्ट कंडक्ट करता है बिफोर एग्जामिनेशन। क्या उसको अप्रोच करना चाहिए, क्या वो मॉक टेस्ट हमें देने चाहिए, या फिर मतलब आईसीआई का एक सेटअप होता है कि जहां पर आपको ब्रांच में जाके उसको लिखना होता है, सो इज इट बेनिफिशियल, क्या वो देना जरूरी है? I would say go for it definitely. वो बहुत जरूरी है because you get an idea about how the exams are conducted, what is the aura of the exam, how you are going to approach it. वो stress का situation में जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आपको idea नहीं आ जाएगा। And it's always say कि अगर पहले एक experience हुआ है and then when you go in the final exams, it's always better. So I would say go for mock test because it is really very helpful. करेक्ट, मतलब डायरेक्टली एग्जाम में एक्सपेरिमेंट नहीं करना कि कैसा स्ट्रेस होता है। ओके, पानी में पड़ी तो तरता सीखा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा ठीक है, एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सब स्टूडेंट्स को देखने का बेसब्री से इंतजार है, आपने पेपर कैसे लिखे थे? आरटीआई कॉपीज आई थिंक आपको बोला था कि आपकी आ चुकी है, राइट? तो स्टूडेंट्स आप सब लोग देखना चाहते हो ना भाई आरटीआई कॉपीज ऑफ AIR 12। लेट अस सी, लेट अस चेक इट आउट कि भाई उन्होंने कैसे इस चीज को ये सारे कंसेप्ट्स को, उनका वे ऑफ राइटिंग क्या था, प्रेजेंटेशन का वे क्या था, और किस हिसाब से उन्होंने मार्क्स को गेन किया है। और साथ में हमें ये भी मालूम पड़ जाएगा बहुत हद तक कि आईसीआई कैसे मार्क्स को अवॉर्ड करता है, राइट? वो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मालूम ही नहीं है व्हाट ICAI एक्सपेक्ट्स, तो आप कभी भी उनकी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। चलिए, तो लेट अस सी, लेट अस चेक कि भाई कैसे ये होने वाला है। ऑल राइट, तो ये है विधि का AIR 12 वाला रिजल्ट, डायरेक्टली ICAI के वेबसाइट से उठाया हुआ। एज यू कैन सी सर, टोटल मार्क्स 489 आउट ऑफ 600 एंड AIR 12। एंड साथ ही हम देखेंगे विधि का मार्कशीट भी। लेट्स चेक इट आउट कि इनका मार्कशीट कैसे दिखता है भाई। ये देखिए सर, स्कोर देखिए हर एक सब्जेक्ट में, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट शी हैज मैनेज्ड टू स्कोर एन एग्जामिनेशन। और हाईलाइट क्या है पता है? ये सारे सब्जेक्ट्स में से सर हाईलाइट है ये 2 सब्जेक्ट्स, एक है लॉ और एक है ऑडिट। सर लॉ में 68 मार्क्स एंड ऑडिट में 78 मार्क्स। ये 2 ऐसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट है जहां पर मेजॉरिटी स्टूडेंट्स फर्स्ट है कि सर केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो हो या तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो, उसको कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या लैंग्वेज यूज करना है, किस प्रकार से प्रैक्टिकली आपने जो भी लॉ, जो भी स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग को पढ़ा उसको कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा डिसेंट, इवन अबोव पार स्कोर कर पाई है विधि। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे उन्होंने इस चीज को एग्जाम पेपर में लिखा था। चलिए, लेट अस गो टू द RTI कॉपीज। ओके, सो फर्स्ट हम लोग आ चुके हैं अकाउंटिंग के पेपर में। अकाउंटिंग के पेपर का सर सिंपल है फंडा यहाँ पर तो कि स्टेप वाइज मार्क्स देता है ICAI। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर प्रेजेंटेशन। आप चेक कर पा रहे हो क्या कितना नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन है? और ICAI का मार्किंग पैटर्न भी देखिए कि यहाँ पर स्टेप वाइज मार्क दिए जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर आंसर लिखा है, तो यहाँ पर विधि ने बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से इसको हाईलाइट कर दिया है बाय पुटिंग अ बॉक्स, राइट?
फिर पहले फॉर्मूला, उसके बाद उस फॉर्मूला का वैल्यूज एंड लास्ट में आंसर आ गया, उसको हाईलाइट कर दिया। और आईसीआई का भी अगर आप देखोगे ना सर, देखो उन्होंने ना टिक किया हुआ है, जहां पर भी जो स्टेप्स है, जो भी आपका मेन आंसर है या जिसका भी आपको मार्क्स देना है आईसीआई, वहां पर ही वो टिक लगाता है। एज यू कैन सी बाकी के सारे क्वेश्चंस में भी नीचे हम देखते हैं आगे कैसे आईसीआई ने अवॉर्ड किए हैं मार्क्स एंड हाउ विटी हैज अप्रोच दिस क्वेश्चंस। हाँ जी। सो वर्किंग नोट्स, अरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ना ये क्वेश्चन होता है कि क्या वर्किंग नोट्स यानी कि जो नोट्स हम बनाते हैं टू रीच टू द आंसर, जो सब्सिडियरी पार्ट है ऑफ द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड, क्या वो आंसर शीट में बनाना जरूरी है? बिकॉज मेजोरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको रफ पेज में, लास्ट पेज में रफ पेज बना के वहां पर कैलकुलेशंस करते हैं, या तो फिर कैलसी पे ही कैलकुलेशंस कर लेते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, जैसे कि आप आरटीआई में भी देख सकते हो, यहाँ पे स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं, तो इवन वर्किंग नोट्स आर नेसेसरी फॉर योर आंसर्स। और अगर आप पास्ट पेपर्स को एनालाइज करो, थोड़ा आपको क्लासेस में भी गाइड किया होगा कि कुछ वर्किंग नोट्स कंपलसरी होते हैं। इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, you need to do that working notes. Only answers are never enough. As ICI always says, if you say yes or no, always say it with a reason. तो रीजन वर्किंग नोट के थ्रू दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो सर, वर्किंग नोट जो है ना, वर्किंग नोट पे भी टिक करके उन्होंने मार्क्स दिए, दे हैव पुट इट एज अ 1 स्टेप 1। तो यस, वर्किंग नोट्स आर दी पार्ट ऑफ द आंसर्स। ठीक है भाई, देखो सेम यहाँ पर भी वर्किंग नोट 2 है, उसको भी अच्छे से यहाँ पर कैलकुलेट किया है, टेबल बना के लाइंस ड्रॉ करके। हालांकि लाइंस बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आंसर लिखना जरूरी है। लाइंस आप लास्ट में बना दो, एक बार पेपर कंप्लीट हो जाए तब, राइट? In last 15 minutes, you can go for all these decorations. करेक्ट, वो डेकोरेशन आप बाद में कर सकते हो, राइट? सो दिस इज आवर प्रेजेंटेशन, नीट एंड क्लीन। अच्छा, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन 1 खत्म हुआ ना, तो नीचे यहाँ पर कुछ आधा पेज बच चुका था, लेकिन फिर भी शी हैज मेड श्योर कि भाई जो नया क्वेश्चन है ना, उन्होंने शुरू किया है एक नए पेज से। तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि आपको अपने आंसर शीट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए यू नीड टू एंश्योर कि हर एक क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करो। और अगर लेट से 2-3 लाइन में ही खत्म हो गया है, तो सर, तो भी सर फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि नेक्स्ट पेज से शुरू करो, नए पेज से शुरू करो। अगर लेट से सेम पेज पे कर भी रहे हो, एटलीस्ट पुट अ गैप ऑफ अराउंड 10 to 15 लाइन्स, जिससे कि अगर बाद में कुछ याद आए ना, बहुत अक्सर ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कि सर गाय गाय में कुछ लिखना भूल गए, लास्ट में रीड कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तब मालूम पड़ा, तो कहाँ पे लिखोगे? तो उसके लिए स्पेस तो चाहिए होगा, राइट? सो फॉर दैट रीजन यू नीड टू एंश्योर कि कुछ लाइन्स आप अपने लिए बचा के रखो। And the most important part during the exams is make sure you read the questions properly. And in last 15 minutes, you have to check the paper. It's not like you can attempt it in one go and leave it. You have to recheck it once. So to make ensure कि आपने जो भी लिखा है वो सही लिखा है, आपके हिसाब से एटलीस्ट वो सही है। बिकॉज कई बार क्या होता है, क्वेश्चन 1 ए का आंसर आप गलती से क्वेश्चन 1 बी में लिख देते हो, एंड एट दैट टाइम अगर आपका पूरा आंसर सही है फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बिकॉज नंबरिंग गलत हो गया है। सो लेट्स मेक श्योर कि हम लोग पेपर खत्म होने के बाद एक बार उसे चेक करें, एक बार उसके गो थ्रू करें। करेक्ट। यहाँ पर देखो स्टेप वाइज मार्क्स आईसीआई अवार्ड करता है, जहां जहां पर आपके स्टेप्स है वहां वहां पर आईसीआई ऐसा मार्किंग का पैटर्न करता है। दैट्स हाउ दे आर गिविंग यू द मार्क्स। तो मेक श्योर एक भी स्टेप आपको गवाना नहीं है, इवन इफ योर आंसर इज करेक्ट, बट इफ यू हैव नॉट पुट इट अप इन द स्टेप्स, अपने अलग अलग स्टेप्स के फॉर्म में उसको नहीं लिखा, आईसीआई आपको फुल मार्क्स नहीं देगा। जो आपका आंसर है, जो भी स्टेप आपने लिखा है, सिर्फ उसी के मार्क्स मिलेंगे। सो मेक श्योर टू पुट ईच एंड एवरी स्टेप इन योर आंसर, राइट? और उसको प्रेजेंटेबल अच्छे से, इस प्रकार से टेबुलर फॉर्म या कुछ भी अच्छे से प्रेजेंटेबल बनाइए। एब्सोल्युटली। देखिए यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन भी है, उसको भी बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सो व्हाट वी कैन डू, ये जो सारे लिंक्स है ना भाई, इन सबके वो हम डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही देंगे, सारे के सारे ये जो भी आरटीआई कॉपीज है उनके, जिससे कि आप भी उसको चेक कर पाओ अच्छे से। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो यहाँ पे हम जरूर हाईलाइट करके दिखाएंगे। जैसे ये देखिए, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, तो नोट्स टू अकाउंट्स इसको किस प्रकार से बैलेंस शीट का पीएनएल का बनाया है, हर एक स्टेप वाइज यहाँ पर मार्क्स आईसीआई ने अवार्ड किए हैं, एज यू कैन सी। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखिए, कई बार क्या होता है ना, हमें जब रिलेशन को समझना होता है ना, सब ने जो भी पूछा है, तो वहां पर एक चार्ट बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे नहीं, क्लासरूम में तुम पढ़ते हो तो वहां पर फैकल्टीज भी आपको चार्ट बना के समझाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये मिथ होता है कि सर ये चार्ट हम एग्जाम में ड्रॉ नहीं कर सकते। भाई देखो, इसके मार्क्स नहीं होते।
बट अगर आपको समझना है यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस थिंग, जहां पर आप बेहतर तरीके से क्वेश्चन को समझ पाओ। सी एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेल। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, आप आंसर तक पहुंच पाओगे। सो ऑलवेज मेक श्योर आपको जो भी जरूरी है यहीं पे बनाइए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मोर देन इनफ। और इसका मार्क्स कटता नहीं है, हालांकि अवार्ड भी नहीं होगा लेकिन आपका मार्क्स कटेगा भी नहीं, सो दैट्स नेवर एन इश्यू। जहां पर गलत है वैसे देख लो, यहाँ पर आईसीआई उसको पुटअप भी कर ही लेता है स्टेप वाइज। आईसीआई बख्शेगा तो किसी को नहीं, दैट इज फॉर श्योर। सो अकाउंट्स के पेपर में आई थिंक दैट इज इट कि प्रेजेंटेशन मैटर्स, वर्किंग नोट्स मैटर, ठीक है। और स्टेप वाइज चीजें लिखनी है, कुछ भी मिस आउट नहीं करना, एक भी स्टेप, एक भी वर्किंग नोट आपको मिस आउट नहीं करना। दैट्स द की टेक अवे फ्रॉम अकाउंटिंग सब्जेक्ट। लाइकवाइज अभी एक इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पेपर की ओर बढ़ते हैं, पेपर नंबर 2। सर पेपर नंबर 2 है लॉ का। अभी लॉ में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक है डायरेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सीधा क्वेश्चन पूछा है, आपको थियरी फॉर्म में आंसर लिखना है। तो वहां पर आप कैसे उसको लिखोगे, थियरी फॉर्म में, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में, या तो फिर पॉइंट फॉर्म में? पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा आंसर उसमें। whenever you are asked direct questions, make sure you write it in point wise। और जो भी हाईलाइट होता है, कोई भी एक सेंटेंस है तो उसमें एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, वो टेक्निकल वर्ड्स को हाईलाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको मार्क्स ज्यादा अवार्ड हो जाएंगे, whether be it in audit or be it in law। करेक्ट, टेक्निकल वर्ड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल भाई। आईसीआई एक्सपेक्ट करता है कि आपको आने चाहिए टेक्निकल शब्द। अगर आपका आंसर सही भी है लेकिन आपने वो टेक्निकल वर्ड्स, जो लीगल वर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी है, वो आपने यूज नहीं किया, तो आईसीआई बहुत सारी बार आपको मार्क्स नहीं देता, इवन इफ योर आंसर इज करेक्ट। फिर स्टूडेंट्स कंप्लेन भी करते हैं कि सर हमारा आंसर सही है फिर भी आईसीआई ने मार्क्स नहीं दिए। सर आईसीएआई की गलती नहीं है, आईसीएआई ने बहुत क्लियरली बोला है कि वी वांट टेक्निकल टर्म्स। टेक्निकल टर्म्स का मतलब लीगल टर्म्स जो है ना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो यूज किए गए हैं आपके मॉड्यूल में, सर वही वर्ड्स, वही शब्द आपको यूज करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। चले लेट अस सी। और दूसरा होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को भी कैसे अप्रोच करना है यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, तो अभी देखिए पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है? सर उसको 3 हिस्सों में लिखना है, जो हम अक्सर समझते हैं कि सर एक सबसे पहला प्रोविजन। सर ये हेडिंग पुटअप करना है, क्योंकि अगर आप पुटअप नहीं करोगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो। तो सर प्रोविजन आना चाहिए। प्रोविजन में क्या आएगा? ओनली एंड ओनली लीगल लैंग्वेज आएगा। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ लीगल लैंग्वेज आएगा। और देखो आईसीआई ने यहाँ पर उस लीगल लैंग्वेज के लिए टिक भी कर दिया है। वहां पर जो आपका रेलेवेंट पोर्शन है लॉ का, वो क्या कहना चाहता है वो आप इधर लिख लीजिए। फिर उसके बाद आ जाएगा दूसरा स्टेप, जहां पर आपका आ जाएगा फैक्ट्स एंड एनालिसिस। जो फैक्ट्स वाला पोर्शन है वो तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसी को समराइज करके लिखना है। एंड द लास्ट वन इज एनालिसिस, फैक्ट्स के साथ साथ जहां पर आप लॉजिकल कनेक्शन बिठाते हो प्रोविजंस और फैक्ट्स के बीच में, राइट। एंड उसके बेस पे आपका आता है कंक्लूजन। और कंक्लूजन क्या होता है हमेशा भाई? 1 और 2 लाइनर मैक्सिमम, उससे ज्यादा लंबा खींचना नहीं होता। कंक्लूजन आपका जो भी है, उसका जो भी रीजन है, वो आप कहाँ पे छापते हो सर? वो आप एनालिसिस फॉर्म में छापते हो, करेक्ट। तो यही चीज यहाँ पर बहुत ही प्रेजेंटेबल वे में विजय ने प्रेजेंट किया है, जिसके चलते बहुत अच्छे स्कोर यहाँ पर उन्होंने किए हैं। एज वी कैन सी अगेन क्वेश्चन नंबर 1B अगेन ऑफ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जहां पर सेम टू सेम प्रोविजन, फैक्ट्स एंड एनालिसिस, कंक्लूजन। तो देखिए भाई ये कंसिस्टेंसी यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जो भी आपका प्रोविजन है रेलेवेंट, वो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। साथ में एनालिसिस को भूलना नहीं है, क्योंकि एनालिसिस एक ऐसी चीज है जो प्रोविजन और फैक्ट्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करती है, राइट। तो वो भी आपको भूलना नहीं है। एंड व्हाट नेक्स्ट वी कैन डू? सर डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी देखते हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है हमने समझ लिया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? सर डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पर वापस पॉइंट फॉर्म में देखो, उसको अप्रोच करना है, राइट। थोड़ा सा क्लमजी हो चुका है, बट यस, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अच्छे से आपको यू नो वो गलतियां जो होती है ना, वो कम से कम हो, वो आपको कोशिश रखनी है। फाइन, तो आई थिंक दैट्स द की टेक अवे कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको कैसे अप्रोच करना है, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसको कैसे अप्रोच करना है, राइट। 3 हिस्सों में। तो दैट्स इट। लैटिन मैक्सिम्स वगैरह भी यूज किया है। तो वापस से ये वाला पेपर भी आपके लिए
हम डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही रहे हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू चेक इट आउट। सर टैक्सेशन है, आई होप टैक्सेशन में भी एज सच इतना कुछ डिस्कस करने वाला तो नहीं रहेगा, बिकॉज वी नो टैक्सेशन में भी ज्यादातर वही है, सेम टू सेम एज ऑफ अकाउंट्स, कि सर वर्किंग नोट्स को मिस आउट नहीं करना एंड हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। एक भी चीज अगर छोड़ दी तुमने बीच में से, भले ही आपका आंसर कितना ही सही क्यों ना हो, एक भी चीज, एक भी वर्किंग नोट, एक भी पार्ट ऑफ द आंसर आपने छोड़ दिया या कैलसी पे करके खत्म कर लिया, तो आईसीआई बोलेगा भाई तू अपने मार्क्स भी कैलसी पे देख ले, हम तुझे नहीं अवॉर्ड करने वाले, राइट। तो वो चीज सेम टू सेम यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगेन वी आर विल बी पुटिंग दिस अप। कॉस्टिंग अगेन सेम। सो थियरी सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोनों में मोस्टली ये कॉमन रहने वाला है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सेम टू सेम रहेगा। थियरी सब्जेक्ट्स में खास देखना है हमें, जैसे कि ये ऑडिट का पेपर है भाई, ऑडिट में देखते हैं कैसे यहाँ पर उन्होंने अप्रोच किया है। MCQs आर ऑलवेज गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम द मॉड्यूल्स, सो उसको डिटेल थोड़ा रीडिंग करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज देख सकते हो आप, जैसे कि सर विधि ने शुरुआत कहाँ से की है? विधि ने शुरुआत की है क्वेश्चन नंबर 5 से। सर क्या आप क्वेश्चंस को ऐसे उल्टा पुल्टा कर सकते हो? आंसर इज यस, टिल द टाइम आप ये इंश्योर करते हो कि भाई जो भी क्वेश्चन शुरू करो ना उसको खत्म करो। जैसे क्वेश्चन 5 शुरू किया ना, आपको क्वेश्चन 5 में A B C D जितने भी है वो सब क्वेश्चन एक साथ रखने पड़ेंगे। उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन पे जा सकते हो। क्वेश्चन 5 कर लिया, फिर क्वेश्चन 1 कर लिया, दैट इज फाइन। बट क्वेश्चन 5 A किया, फिर क्वेश्चन 1 A किया, फिर क्वेश्चन 5 B किया, सर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल वे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। अगेन जैसा आपने लॉ में अप्रोच रखा था सर, बिल्कुल सेम टू सेम अप्रोच यहाँ पर भी रहेगा। ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वहां पर तो डायरेक्टली आपको थियरी बेस्ड आंसर लिखना है, और ऑडिट में 5 में से 4 या 5 में से 5 स्कोर करना इज ए डिफिकल्ट थिंग, इज ए डिफिकल्ट थिंग। जैसे यहाँ पर देखो आप, उन्होंने ना कुछ चीजें हाईलाइट की है आईसीआई में, देख सकते हो ये बॉक्सेस क्रिएट किए हैं। सर ये किसके लिए बॉक्सेस क्रिएट किए हैं? वो टेक्निकल टर्म्स के लिए। जैसे हम आगे भी देखेंगे, ऑडिट में टेक्निकल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक मॉड्यूल की लैंग्वेज नहीं आएगी तब तक मार्क्स नहीं मिलने वाले। एब्सोल्युटली मॉड्यूल का टेक्निकल टर्म अगर आपने नहीं लिखा, यू विल नॉट बी गेटिंग द मार्क्स। Even in audit, as you can see, provision, facts and analysis, or conclusion. That's the same pattern. Yeah, you can follow the same pattern over here as well. You can नहीं भाई, आपको करना ही पड़ेगा। This is the pattern you follow in a case study based questions, है ना? तो facts and analysis, provision, and the last one conclusion, right? Handwriting आप इससे बेहतर निकाल सकते हो, but yes, presentation, this is it. यहाँ पर एक चीज वापस ध्यान रखनी है कि सर अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक होगा ना, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल एरर, तो वो आईसीआई चला लेगा। बट आपका जो टेक्निकल वर्ड है, जो टेक्निकल टर्म है, अगर वो नहीं आया तो आपका लैंग्वेज कितना ही सही क्यों ना हो, आपका आंसर कितना ही सही क्यों ना हो, वापस से आपको मार्क्स आईसीआई अवार्ड नहीं करेगा। तो वो चीज ध्यान रखिएगा। तो अगेन दैट्स द ओनली की टेक अवे फ्रॉम हियर। As you can see, जो भी important points है उसे underline करके highlight करना रखिए। Exactly. You could get good marks. Exactly. ये पूरा सेंटेंस जो है ना, उसमें से देखो ये सेल्फ रिव्यू थ्रेड दैट वाज टू बी हाईलाइटेड, उसको हाईलाइट कर लिया। देखो यार आईसीआई क्या कहता है पता है, उनके पास ना, चेकर्स के पास ज्यादा उतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक पेपर को बहुत ज्यादा टाइम दे पाए, राइट। सो हमेशा क्या करने का, चेकर का काम जितना आसान करोगे ना, आपकी जेब में मार्क्स उतने ज्यादा। एज सिंपल एज दैट। जो भी की पॉइंट्स उसको चाहिए ना समझने के लिए, पूरा सेंटेंस आप लिख रहे हो, लिखना तो पड़ेगा सर, लेकिन उसमें ना कुछ 2-3 शब्द ऐसे होते हैं जो पूरे सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। सो हाईलाइट द डिफाइनिंग टर्म्स। अभी मैं चेकर हूं ना, मैंने देख लिया ना ये सेल्फ इंटरेस्टेड, मैं वापस पूरा पढ़ने नहीं बैठूंगा, मुझे समझ में आ गया ठीक है सेल्फ इंटरेस्टेड लिखा मतलब शी नोज दिस वेल, मैंने वहां पे टिक कर दिया, मार्क्स अवॉर्ड कर दिए और आगे खत्म, राइट। सो दैट्स हाउ यू नो द अप्रोच शुड बी देयर। आप पेपर चेकर के माइंडसेट से समझोगे तो विल बी बेटर एबल टू फ्रेम द स्ट्रेटेजी हाउ टू राइट इट इन द एग्जामिनेशन। जैसे वो नहीं बोलते भाई चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचना पड़ता है, बिल्कुल इसी प्रकार से आईसीआई में आंसर लेने के लिए जो पेपर चेकर है उसके नजरिए से सोचना पड़ेगा। स्टेप इनटू देयर शूज एंड यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट। So again, that's the key takeaway from the audit as well. Financial management and strategic management again going to be one and the same thing by one and the same thing. Financial management is all about that Working practical notes and working notes. Correct working notes and calculations वही है सर यहाँ पर। as you can see, देखो अभी ना शायद हो सकता है टाइम नहीं मिला या whatever may be the reason, यहाँ पर लाइंस ड्रॉ नहीं हुए, still you will be getting the marks,
सी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो डेकोरेशन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। इधर हम लोग स्केल्स रखेंगे, पेन और पेंसिल से वो ड्रॉ करेंगे लाइंस को। भाई समझो, तुम उसके मार्क्स नहीं मिलते तुमको प्रेजेंट, मतलब वो वाले पार्ट के। ठीक है, ड्राइंग के मार्क्स नहीं मिलते। ये एफएमएसएम, ये सीए का कोर्स है जहां पर आपको ड्राइंग के बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलते। तो वो स्कूल वाला माइंडसेट छोड़ के आओ। फिर यहाँ पर ड्राइंग नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट मेक श्योर आप जो मेन पार्ट है आंसर का उसको आप मिस आउट मत करो, उसको आप ड्रॉप मत करो, राइट? So that's going to be the same approach here as far as FM is concerned. So strategic management में अगर हम चले, I think ये refresh हो रहा है पेज। वो नीचे हुआ ऐसे Strategic management ऐसे refresh हो रहा है, refresh हो रहा है। we will be putting the But we'll be papers in putting the this description. papers again description में। ये पेपर तो है ही आपके पास, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अगर फिर भी कुछ डाउट क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, and Vidhi will be available to solve your all the queries and will help you out, will assist you out in preparing for your exams in the best possible manner. ठीक है? Further, during the exams, आपको ध्यान रखना है कि जो 15 मिनट्स मिलते हैं that are very crucial for your exams. So make sure वो 15 मिनट्स में आप सारे क्वेश्चंस एक बार ऊपर से रीड करो, और जैसे ही आप रीड करोगे आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आते। So Absolutely. वो That ध्यान 15 रखिए। minutes again are very defining 15 minutes of your paper, जो आपका पूरा 3 घंटा कैसा जाएगा ना वो डिटरमाइन करेगा, राइट? सो दैट्स इट फॉर द डे। चलो भाई, मिलते हैं सब लोग। वापस से कुछ डाउट क्वेरी हो आप मुझे पूछ ही सकते हो, है ना?